हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नीट नेविगेटर कोर्स। हम लेक्चर 11 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच गए हैं। लेक्चर 10 तक हमने मेनली फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इस सेक्शन तक हम लोग बात कर चुके हैं। इससे पहले चार्ज कैरियर्स पे कितना फोर्स लगता है, वेलोसिटी सिलेक्टर का क्या कहानी है, लॉरेंट्ज फोर्स का सारा मैटर, सोलेनॉइड, टोरॉइड, वायर, लूप्स, ऐसे बहुत सारे केसेस आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो। एंड नाउ वी आर बेसिकली मूविंग टूवर्ड्स आवर फाइनल लेक्चर्स। हम अपने लास्ट 2-3 लेक्चर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, चैप्टर को कंक्लूड करने की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। सो गाइज, लेक्चर 11 में आज अपना जो टारगेट है दैट इज बेसिकली टू स्टडी अबाउट द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है, इजी है, सिंस फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ बेसिक रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बड़ी आसान से क्वेश्चंस नीट में इस पर बेस्ड आते रहे हैं, बड़ी इजी क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं, तो आराम से तरीके से समझें। जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह मैं ले रहा हूं, जैसे अपन हमेशा से करते आए हैं कि पॉज करके उन एग्जाम्पल्स को खुद से ट्राई करना है और फिर थियोरी में आगे बढ़ जाना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो फाइनली क्या है टॉपिक ओवरऑल इस सेक्शन में, देखें कि अगर मैं एक करंट कैरिंग लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, ये हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो आप सबसे पहले तो यूनिफॉर्म है या नहीं है ये चेक करते थे। आई होप आपको ध्यान आ रहा होगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आप केस 1, 2, 3 में सोचते थे। फिर केस 1 आपका स्ट्रेट वायर का मैटर था, केस 2 जो है वो कर्व्ड वायर आर्बिट्ररी शेप वाला मैटर था, और केस 3 में आपने बेसिकली एक करंट कैरिंग लूप का डिस्कशन किया था। तो उस केस 3 का रिजल्ट रिकॉल करो कि अगर एक करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। और उसका रीजन ये था कि वो एल इफेक्टिव जो अपन पढ़ रहे थे, दैट एल इफेक्टिव जो अपन ने सीखा था, वो क्लोज लूप के अंदर आपका एल इफेक्टिव जीरो है तो फोर्स भी जीरो है। तो इस एस्पेक्ट को अपन ने नोटिस किया था दैट अ करंट कैरिंग लूप when placed in a uniform magnetic field does not experience a net force। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि भले ही वो क्लोज लूप कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, भले ही वो क्लोज लूप कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, बट इट मे एक्सपीरियंस अ नॉन जीरो टॉर्क। और वो टॉर्क अगर एक्सपीरियंस करेगा तो ऑफ कोर्स इट माइट अंडरगो सम रोटेशन। तो ये अपना आज का एजेंडा है कि करंट कैरिंग लूप को जब आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर एक टॉर्क जनरेट हो सकता है और उस टॉर्क की वजह से उसका रोटेशन स्टार्ट हो सकता है। ये अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, राइट। तो पहले इस चीज को एक डायग्राम में आपको दिखाता हूं। एक डायग्राम में पहले इस बात को नोटिस करना। ओके, तो ये डायग्राम देखिए, राइट। तो ये सिचुएशन जो आप देख रहे हो कि मान लीजिए मैंने समहाउ ये कुछ नॉर्थ एंड साउथ पोल बनाकर समहाउ आई हैव क्रिएटेड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ यूनिफॉर्म फील्ड राइट नाउ। तो जो भी डिस्कशन है वो यूनिफॉर्म फील्ड का है। मैंने टॉपिक भी आपको यही बोला दैट अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ बनी है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ये करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है। तो ये जो व्हाइट वाला पूरा आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये मेरा करंट कैरिंग लूप है। इसमें इस वे में एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, ठीक है। अब इसमें फोर्सेस का डिस्कशन करें तो फोर्सेस का तो कहानी पता है कि यार नेट फोर्स तो इस लूप पे जीरो होगा, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड में क्लोज लूप रखो, एल इफेक्टिव जीरो है, फोर्स जीरो है, तो फोर्स नेट फोर्स तो कुछ भी नहीं लग रहा। बट अगर हम इस पूरे रेक्टेंगुलर सेक्शन के ना ऐसे 4 अलग अलग लेंथ्स को नोटिस करें तो आप देखना गाइज, ये जो आपका लेंथ है दिस वन, ये वाला है ना। अब ये वाली लेंथ पे अपन देखें तो ये जो लेंथ है इसमें जो करंट का डायरेक्शन है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। आप ऐसे इमेजिन करो कि इस दीवार से उस दीवार तक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इस तरह से ये लूप प्लेस किया हुआ है ना। तो ये यहां से वहां तक मैग्नेटिक फील्ड बनी है और ये लूप प्लेस किया हुआ है। अब इसमें अगर करंट उस तरफ जा रहा है, इसमें अगर करंट वहां जा रहा है, तो ये वायर का जो लेंथ है, वायर में जो करंट है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अगर लेंथ होगी, भाई स्ट्रेट वायर पे फोर्स निकालने का क्या तरीका है, तो BIL sin थीटा। तो इसका लेंथ वेक्टर तो करंट के अलोंग हो गया,
मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में आ रही है, तो एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री। तो एक्चुअली इस वाले तार पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी, कारण कि इसका करंट, इसका लेंथ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। ठीक है, सो द फोर्स ऑन दिस सेगमेंट, इस वाले पोर्शन पे वायर पे फोर्स इज 0। अच्छा, सेम लॉजिक से अपन इस पे भी 0 बोल सकते हैं कि इसमें अगर अपन करंट देखें तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में 180 डिग्री एंगल बन रहा है। तो BIL sin 180 करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली इन दोनों वायर्स पे, इन दोनों सेगमेंट्स पे तो फोर्स लगा ही नहीं, इन दोनों पे तो फोर्स लगा ही नहीं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ये वाले सेक्शन की, इस वाले सेगमेंट की अपन बात करें तो इस वाले सेगमेंट में गाइस करंट जो है वो इस वे में जा रहा है, यहां पे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ उस तरफ है। तो आप क्या करो, करंट के अलोंग अपने राइट हैंड के फिंगर्स रखो। आपको ध्यान है अच्छे से कि फोर्स निकालने का तरीका होता था I × L × B। ध्यान आ रहा है वेक्टर फॉर्म? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वायर के ऊपर निकालने का तरीका होता था L × B से डायरेक्शन निकालते थे। तो लेंथ वेक्टर वो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड्स है नॉर्थ से साउथ, तो ये L × B कर रहा हूं तो फोर्स जो आ रहा है वो डाउनवर्ड्स आ रहा है। इसको अगेन आप ऐसे इमेजिन कर लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस दीवार से उस दीवार तक लगा रखी है। यहां से जब करंट गया तो इस वाले वायर पे कोई फोर्स नहीं आया, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट पीछे वाला जो वायर है उस पर भी फोर्स नहीं आया, बट इसमें करंट जा रहा है अंदर, इसमें अंदर की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड उधर है। तो आप L × B करोगे, दिस L लेंथ के अलोंग फिंगर्स, और B की तरफ कर्ल किया तो L × B डाउनवर्ड्स आ रहा है। तो इस वाले वायर पे, इस वाले सेक्शन पे देयर इज अ डाउनवर्ड फोर्स, एंड सिमिलरली उधर सामने वाले वायर पे, ये वाले पे उसी के ऑपोजिट फोर्स आ जाएगा। तो इसमें जो फोर्स आ रहा है दैट इज एन अपवर्ड डायरेक्शन। अब अगर आप पूरे लूप पे टोटल फोर्स देखो तो वो तो 0 है साहब, है ना। तो पूरे वायर पे अगर टोटल फोर्स देख रहे हो तो, बिकॉज एक्चुअली इस वाले वायर पे और इस वाले वायर पे तो फोर्स लगा ही नहीं। इस पे लगा है F डाउनवर्ड्स, BIL sin 90 डाउनवर्ड्स, और इस वाले पे भी BIL अपवर्ड्स। तो दोनों के ऊपर एक पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, एक पे अपवर्ड लग रहा है, तो नेट फोर्स तो फिर भी 0 हो गया। पर गाइस अब इस पॉइंट को नोटिस करना कि जिस तरह से ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं करा पाएंगे, ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं करा पाएंगे। दैट मींस ये लूप जो है वो अपनी जगह से ऐसे ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर सकता, ऐसे आगे पीछे तो मूव नहीं कर सकता, बिकॉज नेट फोर्स तो 0 हो गया है। बट ये दोनों फोर्सेस एक नॉन जीरो टॉर्क जरूर जनरेट करेंगी, और इसको अगर आप ऐसे विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो गाइज इस लूप को आप देखिएगा, इस लूप को अगर मैं यहां से ऐसे नीचे की तरफ धक्का दे रहा हूं तो ये इसके अबाउट, यहां से अगर नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं तो ये ऐसे फ्लिप करने की टेंडेंसी है इसकी, है ना। इस जगह से देखें तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो दोनों ही फोर्सेस मिलकर इसको इस वे में रोटेट कराने की टेंडेंसी रख रहे हैं। तो इसी चीज को हम इस सेक्शन में, इस टॉपिक में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जब आप एक करंट कैरिंग लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके अलग अलग सेगमेंट्स पे, उसके अलग अलग वायर्स पे, सब पे कुछ ना कुछ फोर्स लग सकता है, पर वो सारे फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, नलिफाई हो जाएंगे, और नेट फोर्स 0 रह जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 रहा, दैट मींस वो लूप अपनी जगह से ट्रांसलेट नहीं करेगा, अपनी जगह से ऐसे मूव नहीं करेगा, बट सिंस वो फोर्सेस जो हैं वो एक टॉर्क जनरेट कर सकती हैं, एक रोटेशनल इफेक्ट जनरेट कर सकती हैं, एंड दैट्स व्हाई वो लूप अपनी ही जगह रहकर, वहीं रहकर ऐसा रोटेशनल मोशन दिखा सकता है। तो वो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इस लूप में ये जो नीचे वाला फोर्स है वो इसको ऐसे टर्न कराना चाह रहा है, और ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना वो भी ऐसे ही घुमा रहा है। तो ये जो कंप्लीट लूप है इस एरो के हिसाब से देखो, ये इस एक्सिस के अबाउट, इस डायरेक्शन में, इस वे में घूमने की टेंडेंसी रख रहा है। तो ये जो फोर्सेस लग रही हैं, ये फोर्सेस कुछ टॉर्क जनरेट करेंगी। उसका जो डेरिवेशन है गाइज, ऑल्दो हम वो पूरा डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, अपने को रिक्वायर्ड नहीं है, बट वी नो दैट टॉर्क कैलकुलेशन कैसे करते थे। थोड़ा लोड डालो दिमाग पे, तो आपका टॉर्क कैलकुलेशन, आपका बेसिक फॉर्मूला जो था टॉर्क निकालने का, दैट वाज F × R परपेंडिकुलर। ध्यान आया? ठीक है, जिस फोर्स का टॉर्क निकाल रहे हो उस फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किन के बीच में, एक्सेस और फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आप R परपेंडिकुलर की जगह रखते थे और फिर टॉर्क निकलता था।
तो फोर्स ऑन दिस वायर तो कितना हो जाएगा, तो वो BIL sin थीटा से फोर्स निकलेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका जो साइड लेंथ वगैरह है उसके थ्रू आएगा, और फिर वहां से वो टॉर्क डिराइव किया जा सकता है, राइट। तो वो जो टॉर्क इस लूप के ऊपर आता है, मैं सीधा आपको रिजल्ट बता रहा हूं इस केस में। तो जैसा मैंने कहा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टॉर्क ऑन a current carrying loop placed in a uniform magnetic field। ठीक है, तो ये जो टॉर्क का रिजल्ट आता है वो अपना टॉर्क का फॉर्मूला लगा के जब अपन कैलकुलेशन करते हैं, तो दैट फॉर्मूला, दैट वैल्यू गाइज, इट कम्स आउट एज NIAB sin थीटा, राइट। जो टॉर्क उस लूप के ऊपर आ रही है, दिस टॉर्क कम्स आउट एज NIAB sin थीटा। इस NIAB sin थीटा में ऑफ कोर्स दिस N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। ये आपका N जो है ये तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, जो भी उस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो, ठीक है। I इज ऑफ कोर्स द करंट, A इज द एरिया ऑफ दैट लूप, ठीक है। और जो थीटा यहां पे लिया है ना, ये अभी मैं आपको बताऊंगा डायग्राम बना के। दिस थीटा इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो अभी डायग्राम आपको दिखाया था, इस डायग्राम में जब टॉर्क कैलकुलेशन किया जाता है, जो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं उनका जब टॉर्क निकाला जाता है, तो दैट टॉर्क इट कम्स आउट एज NIAB sin थीटा। N इसके नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, I इसमें फ्लो होने वाला करंट है, A इसका एरिया, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल जो भी होगा उसका एरिया निकाल लेंगे, B इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो अपन ने बना रखी होगी वो गिवन होगी आपको, और थीटा जो यहां पे दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। वो मैं अभी आपको बताता हूं कि क्या है एग्जैक्टली। बट गाइस आप देखो, इसका अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं, इसका अगर अपन वेक्टर फॉर्म लिखें, तो ये N और I ये तो स्केलर्स हैं, वेक्टर्स यहां पे कौन है, तो एरिया वेक्टर है और B वेक्टर है। तो ये जो NIAB sin थीटा है ना, दिस NIAB sin थीटा कैन बी रिटन एज NI, और AB sin थीटा को अपन लिख सकते हैं ऑफ कोर्स A क्रॉस B, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया। तो टॉर्क ऑन दैट करंट कैरिंग लूप इट कैन बी रिटन एज NIA क्रॉस B। अब देखो ये NIA कुछ पहचान में आएगा, ये जो टर्म यहां पे लिखा हुआ है दिस NIA, तो ये जो NIA टर्म है अपने इनिशियल लेक्चर्स में, आई गेस लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको शायद बताया होगा, एक बार देखना, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। मैंने कहा था अ करंट कैरिंग लूप इट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल, याद आ रहे हैं शब्द, उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आपने डिस्क्राइब किया था, नॉर्थ एंड साउथ पोल की भी बात हुई थी कि भाई एक फेस में से फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही हैं, घूम के दूसरे में वापस से एंटर कर रही हैं, इट इज बिहेविंग एज अ मैग्नेटिक डायपोल, वही वाला मैटर है। तो ये जो NIA है ये अपना मैग्नेटिक मोमेंट वाला टर्म आ गया, राइट। तो इस NIA को अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखूं, उसको अपन ने M से रिप्रेजेंट किया था, मैंने कहा था उसको म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो गाइज दिस टॉर्क कैन ऑल्सो बी फ्रेम्ड एज, इस NIA को तो लिख रहा हूं मैग्नेटिक मोमेंट M, तो दैट कैन बी रिटन एज M क्रॉस B, राइट। सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग लूप placed in a magnetic field, uniform magnetic field, it's given by either NIAB sin theta या फिर NIA cross B, या फिर we can write that as M cross B। M तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया और B आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बात ये आती कि ये थीटा जो मैंने अभी कहा ना, थीटा किन के बीच का एंगल है, वो मैं आपको एक फोटो में दिखाता हूं। देखो केयरफुली इस सिचुएशन को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए गाइज मैंने इस तरह का ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इस तरह का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेट्स से मैं एक लूप जो है वो इस वे में रख रहा हूं, ठीक है। एक करंट कैरिंग लूप है जो इस वे में रखा हुआ है, और आप जब सामने से देख रहे हैं ना उस लूप को, तो आपको केवल उसकी एक साइड नजर आ रही है, ठीक है, उसकी केवल एक साइड नजर आ रही है। तो इस वे में अगर आप एक शीट, एक लेट्स से एक पेज को कंसिडर करोगे ना, तो ये एक लूप मान लो ऐसा, ये पूरा शीट नहीं, एक केवल लूप है, वायर है केवल, तो इसको ऐसे रखा हुआ है, और आप सामने से देख रहे हो तो आपको केवल एक लाइन नजर आ रही है, और एक्चुअली है पूरा ये लूप। तो मान लीजिए रेक्टेंगुलर या सर्कुलर कोई भी शेप का आपने वो वायर से पूरा एक लूप बना रखा है,
और उसको यहां इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो ये मान लीजिए आपकी तरफ से जब देख रहे हैं तो वो आपको केवल ऐसा एक लाइन नजर आया, ऐसा एक लाइन नजर आया, ठीक है। अब इसमें अपन देखें तो करंट जो चल रहा होगा ना, करंट का डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये यहां से इस वे में करंट का फ्लो बना रहा हूं, ठीक है, इस वे में करंट का फ्लो बना रहा हूं। तो यहां से करंट आपकी तरफ आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और इधर से घूम के करंट वापस से अंदर की तरफ जा रहा है, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और यहां पे करंट ऐसे उतर रहा है। समझे इसका विजुअलाइजेशन? ये अपना लूप जो है वो इस तरह से पड़ा है। इस वाली साइड में ये वाला जो वायर है ना, इसमें करंट आपकी तरफ आया, इधर से नीचे की तरफ उतरा, यहां से घूम के अंदर की तरफ गया और उधर से ऐसे राउंड कर रहा है। तो इस वे में द करंट इज फ्लोइंग, इस वे में करंट आपका फ्लो कर रहा है। अब जब करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सिखाया था आपको, रिकॉल करें, थोड़ा सा लोड डालो दिमाग पे, अगर नहीं तो लेक्चर 3 के नोट्स खोलो और देखो, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने कहानी बता रखा है। तो वो जो मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताया था NIA, उसमें मैंने कहा था कि जो एरिया वेक्टर होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट में, जो ये NIA का एरिया वेक्टर होता है, दिस इज कंसिस्टेंट विद द कर्ल रूल। जो इस तार में, जो इस लूप में करंट चल रहा है, उस पर कर्ल रूल लगाओ। तो ये इस वे में करंट का फ्लो है, तो ये इस वे में करंट का फ्लो होगा ना, तो यहां से घूम के ऐसे जा रहा है, ये इस वे में। अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, तो ये ऐसे कर्ल कर रहे हैं, तो इस तरफ पॉइंटिंग है। तो आई मेंशन्ड दैट कि अगर इस तरह का ये लूप है और इसमें अगर ये फ्लो ऑफ करंट मेंटेन्ड है, तो जब कर्ल रूल लगाओगे तो ये जो डायरेक्शन आ रहा है ना, ये उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, राइट? ये उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो वो एरिया वेक्टर मैं ड्रॉ कर लेता हूं अब। तो इसका एरिया वेक्टर जो आना है, दैट इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन। थोड़ा सा इसको अपन सही कर लेते हैं फोटो को। तो ये उसका ये साइड है ना, करंट एरो यहां बना लेता हूं ताकि वो एरिया वेक्टर की जगह मिल जाएगी। और एरिया वेक्टर ड्रॉ करना था, तो वो एरिया वेक्टर यहां पे बन गया ऐसे, इसके परपेंडिकुलर। अच्छा, ये तो अपने को बताया कि एरिया वेक्टर बनता तो परपेंडिकुलर ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो अपन फ्लक्स से सीखते आ रहे हैं। बट ये जो एरिया वेक्टर है, ये मैंने कहा था ये करंट से कंसिस्टेंट होना चाहिए, कर्ल रूल से कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसा कर्ल रूल लगाकर एरिया वेक्टर निकाला। नाउ गाइस, दिस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में ये जो एंगल है ना, दिस इज द एंगल थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका राइट वर्ड्स है, एरिया वेक्टर इस तरफ आ गया, तो वो ए और बी के बीच में जो एंगल है, दैट इज थीटा। वो आपको यहां पे टॉर्क में नजर आ रहा है एज NIAB sin थीटा। तो एरिया वेक्टर यूज हो रहा है यहां पे, ठीक है, ध्यान रहे, यहां पे एरिया वेक्टर यूज हो रहा है। दैट टॉर्क ऑन दिस लूप इज NIAB sin थीटा, NIA क्रॉस B या M क्रॉस B लिखा जा सकता है, और NIA को मैंने M लिख दिया। अच्छा, इसमें अपन देखें तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो दिस टॉर्क कैन बी रिटन एज MB sin थीटा, है ना, दिस टॉर्क इज MB sin थीटा। तो वो M क्रॉस B जो है, दैट इज MB sin थीटा। फाइन, तो ये आपको ओवरऑल मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया कि टॉर्क का क्या माजरा है, क्या मैटर है, राइट। अब इसको कैसे हैंडल करना है, किस तरह से इस सेक्शन को, इस टॉपिक को संभालना है, वो देखिए। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो आप देखो इसका रिजेम्बलेंस। आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल वाला स्टोरी था ना, इस पूरी सिचुएशन को उस इलेक्ट्रिक डायपोल वाली थ्योरी से रिलेट करके पढ़ोगे ना, तो सबसे आसान कहानी बन के आएगी। कोई नए डेरिवेशंस अपने को नहीं चाहिए, कुछ भी स्क्रैच से, जीरो से डिराइव करने की नीड नहीं है। केवल आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कॉन्टेक्स्ट में जो कहानी थी ना, वो आप रिकॉल करो। और अल्टीमेटली ये भी क्या है, एक मैग्नेटिक डायपोल ही तो है। ये तो अपन पहले से जानते हैं कि जिस करंट कैरिंग लूप इट्स अ मैग्नेटिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में जब आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, तो उसमें जो टॉर्क लगता था, दैट टॉर्क इट वाज P क्रॉस E, है ना। वहां पे टॉर्क जो था वो P क्रॉस E था, और मैग्नीट्यूड अपन रिकॉल करें तो PE sin थीटा था, राइट। अब यहां पे सिंस दिस करंट कैरिंग लूप इट्स अ मैग्नेटिक डायपोल, ये भी मैग्नेटिक डायपोल ही है, इसका भी नॉर्थ साउथ पोल है। तो ये मैग्नेटिक डायपोल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो साहब ये भी टॉर्क झेल रहा है ना। नेट फोर्स इस पे भी जीरो है, नेट फोर्स हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल पे भी जीरो होती थी, इफ यू कैन रिमेंबर। उसको भी कोई नॉन जीरो टॉर्क लग सकता था, इसको भी नॉन जीरो टॉर्क लग रहा है। रीजन मैंने आपको समझा ही दिया इस फोटो में, ठीक है। वैल्यू अपन ने निकाल ही ली, डेरिवेशन अपन ने साइड लाइन कर ही लिया, और डायरेक्शन का भी क्लैरिटी दिया। अब द पॉइंट इज,
कि ये जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट टर्म था ना, इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल रख रहे थे तो टॉर्क था पी क्रॉस ई। अब यार ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर की जगह तो आ गया मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल की जगह मैग्नेटिक मोमेंट आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बेसिस पे अगर आप देखें तो आपका नया फॉर्मूला सेट यहां पे टॉर्क का क्या बन गया मैग्नेटिक में, तो दिस टॉर्क इट बिकम्स m क्रॉस b इंस्टेड ऑफ p क्रॉस e, दिस इज नाउ m क्रॉस b। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें अपन, तो मैग्नीट्यूड जो आ रहा है दैट इज mb साइन थीटा इंस्टेड ऑफ pe साइन थीटा। तो एक्चुअली इसका थियोरी सेटअप करना इतना ही आसान है ना, पूरा आपका इसी वे में पूरा थियोरी सेटअप हो जाएगा। तो ये मेरा टॉर्क का फॉर्मूला तो मैंने आपको रिलेट करा दिया, ऑल्दो यहां पे मैंने ये मेंशन किया हुआ था m क्रॉस b mb साइन थीटा, पर इसको मैंने रिलेट करा दिया कि जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में p क्रॉस e होता था, pe साइन थीटा होता था, ऐसे मैग्नेटिक डायपोल में m क्रॉस b हो जाएगा, p की जगह डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, तो mb साइन थीटा, राइट। देन सेकेंडली आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल वाली थियोरी में आप एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म पढ़ते थे, है ना, एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म पढ़ते थे। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रिक डायपोल इट वाज रिटन एज माइनस पी डॉट ई, याद आ रहा होगा, दैट माइनस पी डॉट ई इट वाज रिटन एज माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, तो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रिक डायपोल इट वाज माइनस पी डॉट ई माइनस पीई कॉस थीटा। अब सिमिलरली इसको आप रिप्लेस कर दो, तो यहां पे ये तो आपका फर्स्ट टॉर्क वाला मैटर हो गया। अब यहां पे अपन देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, खुद ही बना लो ऐसे। तो ये P की जगह तो मैग्नेटिक मोमेंट M आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड है, तो दिस फॉर्मूला बिकम्स माइनस M डॉट B, दिस इज माइनस MB कॉस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला सेटअप तो इसी तरह से हो जाएगा। इनका एनालिसिस में अभी आपको एक एक पॉइंट करके बता दूंगा, पर आपका फॉर्मूला सेटअप करने का काम तो ऐसे ही हो रहा है, राइट। फिर उसमें एक टर्म होता था कि अगर एक डायपोल को किसी एंगल थीटा 1 से घुमाकर किसी और एंगल थीटा 2 तक लेके जाना है, ठीक है, किसी थीटा 1 एंगल से घुमाकर अगर थीटा 2 एंगल तक लेके जाना है तो कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। सो गाइज वहां वो एक्सटर्नल वर्क का हमारा फॉर्मूला होता था दैट W एक्सटर्नल इट वाज इक्वल्स टू डेल्टा U। अपने इलेक्ट्रोस्टैट्स के लेक्चर्स रिकॉल करो, अगर नहीं ध्यान है तो एक बार देखो अपना पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला लेक्चर। तो W एक्सटर्नल जो है वो डेल्टा U होता था। नाउ दिस डेल्टा U इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। उसको थीटा 1 एंगल पे रखा हुआ था डायपोल, उसको घुमाकर थीटा 2 एंगल पे लेके जाना था, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस इनिशियल कितना था, तो माइनस पीई कॉस थीटा 1, राइट। रीअरेंज करें तो पीई कॉमन आ गया और पीई कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में बच रहा है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, ध्यान आया फॉर्मूला। और उसी बेसिस पे इधर अगर अपन रिजल्ट लिखें तो दैट वर्क डन इन रोटेटिंग दिस कॉइल, ठीक है, इस करंट कैरिंग लूप को जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था ना, ये इसको अगर मुझे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है कि भाई पहले थीटा 1 एंगल बन रहा था और उसको घुमाने के बाद अगर थीटा 2 एंगल बन रहा है, तो ऐसे केस में द वर्क रिक्वायर्ड अगेन इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा U एंड दैट कैन बी रिटन एज, ये PE की जगह तो हो जाएगा MB, PE की जगह तो MB हो गया, एंड देन अगेन द सेम रिजल्ट इट्स cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, तो फॉर्मूला सेट तो आपका एज इट इज है, फॉर्मूला सेट तो आपका एज इट इज है कि आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के रिजल्ट्स को ही मैग्नेटिक डायपोल वाली स्टोरी में उतार दिया, राइट। अब अपना इसका एनालिसिस देखो, राइट। ये तो आपका फॉर्मूला लिस्ट हो गया कि आपने फॉर्मूलाज वगैरह सेटअप कर लिए, अब अपन इसका एनालिसिस समझते हैं। तो गाइज जो अपन ने मैग्नेटिक डायपोल पे ये जो टॉर्क की कहानी लिखी है, एक करंट कैरिंग लूप पे जो टॉर्क का मैटर लिखा है, उसका अपन ने फॉर्मूला लिख दिया NI AB साइन थीटा। उसमें NIA को मैंने लिख दिया M, तो ये बन गया MB साइन थीटा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर अपन एनालाइज करके देखें, इस NIAB साइन थीटा, इसको अपन फर्दर एनालिसिस करके देखें, तो गाइज अगर मैं मान लो ऐसा बोल रहा हूं कि मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ये मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखी, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप प्लेस कर दिया, ठीक है।
अब वो करंट कैरिंग लूप जो है वो मैंने रखा है इस तरह से, इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस वे में लूप रखा हुआ है, ये लूप जो है वो ऐसे रखा हुआ है, इस वे में है, राइट, ये आपकी तरफ फेसिंग नहीं है, इस वे में लूप रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड्स है। अच्छा, इसमें जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसा दे रखा है कि यहां से ऐसा करंट जा रहा है, इधर से घूम के ऐसे नीचे उतर रहा है। तो इस वे में अगर करंट फ्लो करेगा ना, तो इसका एरिया वेक्टर इमेजिन करो, इसका एरिया वेक्टर बनाने की कोशिश करो। तो गाइज इसमें करंट जो है वो इस वे में फ्लो कर रहा है, ये आपका फ्लो ऑफ करंट मेंटेन्ड है, तो उसके हिसाब से एरिया वेक्टर जो आएगा वो राइटवर्ड्स आएगा। एरिया वेक्टर हमेशा कर्ल रूल के हिसाब से बनेगा, भूलना नहीं है। इस कर्ल रूल के हिसाब से एरिया वेक्टर आ रहा है राइटवर्ड्स, तो सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना होता है और कर्ल रूल के हिसाब से बनाना होता है। तो ये मेरी एरिया वेक्टर आ गया और ये मैग्नेटिक फील्ड था। अब अपन देखें तो ये ए और बी के बीच में, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दिस एंगल इज 0 डिग्री, ठीक है ना, और 0 डिग्री एंगल है, दैट मींस द टॉर्क हैज टू बी दिस NIAB sin थीटा। ये थीटा किसके बीच में बताया था मैंने, ए और बी के बीच में ना, तो ए और बी के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो आपका टॉर्क भी 0 है। बट इस तरह के डायग्राम में मेंशन किया जाएगा। अब स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन क्या बोलेगा, दैट द लूप इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड, द लूप इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो यहां पे अच्छा, परपेंडिकुलर वर्ड सुनते ही हमारी 90 डिग्री की पिक्चर बनती है। ये आपका लूप जो है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, आपको ये थीटा जो है वो लूप और फील्ड के बीच का नहीं रखना है भाई। मैग्नेटिक फील्ड अगर उस तरफ है ना, तो लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच तो 90 डिग्री एंगल है, बट हमें लूप और फील्ड के बीच का एंगल नहीं चाहिए ना, हमें तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए। तो यार एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच तो 0 डिग्री एंगल आ रहा है समझ में गाइज, राइट। तो द पॉइंट इज ए और बी 0 डिग्री पे, बट इसके लिए स्टेटमेंट कैसा लिखा जाता है, दैट द लूप इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है पॉइंट, ठीक है, कि इसमें लूप जो है वो फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो फील्ड के परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर फील्ड के अलोंग आ गया। अच्छा, इसको ऐसे पलट के रख दो, तो एरिया वेक्टर और बी के बीच में 180 डिग्री एंगल आएगा, तो भी टॉर्क 0 ही है। तो अगर थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है ना, थीटा 0 और 180 अगर है, तो ऐसे केस में टॉर्क का वैल्यू उस लूप के ऊपर 0 हो जाएगा, राइट। तो ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशंस कहलाएंगी, सही है नाम, ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशंस कहलाएंगी। तो ये दोनों उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशंस हो जाएंगी। तो 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पे जब ये लूप है तो उस पे टॉर्क 0 है। अच्छा, फोर्स तो वैसे ही 0 था, नेट फोर्स तो लूप पे पहले ही 0 हो रखा है, अब ये दो पोजीशंस ऐसी, इस पे टॉर्क भी 0 हो गया, तो ना फोर्स बची है ना टॉर्क बचा है, तो ये उसका एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल रहा है 0 और 180 पे। अच्छा, फिर कई बार ऐसा भी लैंग्वेज मिलता है दैट द लूप इज प्लेस्ड अलोंग द फील्ड, या द फील्ड लाइंस आर ग्रेजिंग द लूप, द लूप इज प्लेस्ड अलोंग द फील्ड। तो ऐसा फोटो बना लेंगे, देखो ये ऐसा फोटो बन जाएगा कि इस वे में ये लूप ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब इस तरह से अगर लूप रखा हुआ है तो ये वाला प्लेन है, इस प्लेन में आ गया, इस प्लेन में अगर है तो इसमें जो एरिया वेक्टर आएगा ना, ये एरिया वेक्टर आप देखना, तो एरिया वेक्टर जो आएगा वो ऐसे परपेंडिकुलरली इस वे में आ रहा है, इस वे में एरिया वेक्टर आ रहा है, तो आपका एरिया वेक्टर जो आएगा वो परपेंडिकुलरली ऐसा सरफेस के परपेंडिकुलर यहां जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड तो सामने की तरफ है ही। तो इस केस में दिस एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। एंड गाइज अगर एंगल 90 हो गया, दैट मींस द टॉर्क इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। हम कई बार वो अलोंग द फील्ड सुनकर 0 डिग्री एंगल बोल पड़ते हैं ना, वो गड़बड़ नहीं करनी है। मैग्नेटिक फील्ड और लूप के बीच में 0 डिग्री एंगल है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, विच इज 90 इस केस में। सो दैट टॉर्क इज गोइंग टू बी दैट MB sin 90 है ना, दिस MB आ जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम टॉर्क। तो ये तो आपका इस टॉर्क वाले मैटर का एनालिसिस हुआ, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी वाला जो डिस्कशन था वो भी देखो। तो ये दो पोजीशंस आपने सीखी जहां पे टॉर्क 0 हो रहा है, और एक ये पोजीशन देखी जहां पे टॉर्क मैक्सिमम हो रहा है, 90 डिग्री पोजीशन, राइट। इसमें अपन ऐसा बोल सकते हैं दैट द लूप इज प्लेस्ड अलोंग द फील्ड, या तो ऐसा कहा जाता है
है ना, या फिर बोला जाता है दैट द फील्ड लाइंस आर ग्रेजिंग द लूप। ठीक है, तो ये अपना टॉर्क वाला एनालिसिस हुआ। फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी वाली सिचुएशन देखें, अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अभी फॉर्मूला क्या देखा था, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में तो था माइनस पी डॉट ई, तो माइनस पी डॉट ई की जगह यहां तो हो गया था अपना माइनस एम डॉट बी, माइनस एम डॉट बी, एंड दिस इज माइनस एम बी कॉस थीटा। इस कहानी में थीटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है, राइट। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड। ओके राइट, अब इसके एनालिसिस में देखो कि अगर मान लीजिए थीटा, इफ दैट थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम बी कॉस 0, कॉस 0 1 हो गया तो माइनस एम बी आई। अगर आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री है, वो पिछले वाले स्क्रीन पे मैंने आपको फोटो दिखाई थी 90 डिग्री, तो कॉस 90 के कारण ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 हो गई। और थीटा अगर 180 डिग्री हुआ तो 180 डिग्री में cos 180 माइनस 1 होने के कारण आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम बी हो जाएगा, है ना। डेफिनेटली ये जानी पहचानी फीलिंग आ रही होगी इन सारे टर्म्स को देखकर। ये सब आपके कॉन्टेक्स्ट आपके इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़े हुए हैं कि 0 डिग्री एंगल है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी, 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और 180 में पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम बी। नाउ गाइस, ये जो 0 डिग्री और 180 वाली पोजिशंस है ना, वो ये वाली हैं। जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल है या 180 डिग्री एंगल है तो उस पर टॉर्क 0 थी, ठीक है, टॉर्क 0 थी, दैट मींस वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं, जहां नेट फोर्स 0 हो जाए, जहां नेट टॉर्क 0 हो जाए, वही हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं। तो 0 एंड 180 हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं। तो दिस 0 एंड 180 ये दो इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं। नाउ गाइस, ये वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, आप देखो यहां पे मिनिमम वैल्यू आपको कितना मिल सकता है, तो माइनस एम बी है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना मिल सकता है, तो प्लस एम बी। जब कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा, वो माइनस ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो इससे बड़ा यू नहीं आना है और इससे छोटा यू नहीं आना है। तो ये जो अपने पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है ना, दिस इज गोइंग टू बी द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वी नो दैट जब एनर्जी कंटेंट सबसे कम होता है तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, है ना। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम याद आ रहा है, वही वाला पॉइंट बोल रहा हूं यहां पे कि जब 0 डिग्री एंगल है, ये वाली फोटो, ठीक है, जब ये 0 डिग्री एंगल है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। पूरा का पूरा आपका रिलेट हो रहा है विद दैट थ्योरी जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अच्छा, थीटा अगर 180 है, अब 180 डिग्री एंगल है तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी ये मैक्सिमम हो गया, तो इक्विलिब्रियम तो है ना, इक्विलिब्रियम तो यहां पर भी है, बट ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो मैक्सिमम है। तो जितना ज्यादा एनर्जी कंटेंट होगा उतना ही ये उछलेगा, उतना बबलिंग विद एनर्जी है, उतना अनस्टेबल है। भाई जितना कम एनर्जी कंटेंट होगा उतना शांत है, उतना स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है उतना अनस्टेबल है। तो ये इक्विलिब्रियम उसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आपको ये स्टेबल अनस्टेबल मैं उम्मीद करता हूं याद आ गया होगा फ्रॉम योर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिनेरियो। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। अब किसी भी इलेक्ट्रिक मान लो किसी भी मैग्नेटिक डायपोल को, कोई भी करंट कैरिंग लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दोगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप अगर उस लूप को छोड़ दोगे तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, भाई उस पर टॉर्क लगेगी, वो अपन पढ़ चुके, टॉर्क लगेगी। टॉर्क लगेगा तो ऑफ कोर्स वो रोटेट करना शुरू करेगा, और रोटेट करते करते किस तरफ जाने की टेंडेंसी होगी। कोई भी चीज को अगर आप रिलीज करते हो तो इट हैज दैट टेंडेंसी ऑफ स्टेबलाइजिंग इटसेल्फ, है ना। डेफिनेटली हर चीज का खुद को स्टेबलाइज करने का, खुद की एनर्जी कंटेंट को मिनिमाइज करने का कोशिश रहेगा। इस ब्लॉक को भी यहां से रिलीज कर रहा हूं तो मिनिमम एनर्जी स्टेट की तरफ जाना चाहता है। इलेक्ट्रॉन भी अगर 4th 5th ऑर्बिट में होता है तो वहां से ग्राउंड स्टेट की तरफ स्पॉन्टेनियसली अपने आप जंप करके आना चाह रहा है। सो अल्टीमेटली जब भी किसी करंट कैरिंग लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ोगे, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, और वो टॉर्क इस तरह से होगा कि अल्टीमेटली दैट लूप विल ट्राई टू अचीव द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब अल्टीमेटली हर लूप की कोशिश है इस तरह की फोटो अचीव करने की
कि उसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होकर आ जाए, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए. सो अ करंट कैरिंग लूप when released in a uniform magnetic field, when released in a uniform magnetic field, will experience a non-zero torque such that it has a tendency to move towards the stable equilibrium position. ठीक है, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करने की टेंडेंसी रहेगी. वो इसी तरह से रोटेट कराना है, उसको उसी वे में घुमाना है कि उसका एरिया वेक्टर अल्टीमेटली बी के अलोंग आ जाए, है ना. तो आप टॉर्क का अगर पूछो ना कि भाई टॉर्क किस तरफ लगेगी, ये क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो आप इसी वे में जवाब दें कि भाई टॉर्क उस तरफ लगाओ जिससे कि एरिया वेक्टर बी के अलोंग आने की कोशिश करें. राइट, जैसे इस स्थिति में देखें तो ये जो डायग्राम बनाया था, कहां गया ये वाला, है ना. अब इसमें आपका एरिया वेक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड सामने है, और मैं आपसे पूछूं कि इस पे टॉर्क किस तरफ लगेगा, तो बिल्कुल उसी वे में टॉर्क लगाओ जैसे कि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होना चाहे. तो उसके लिए आप देखो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा. ये भी ऐसे है, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, और जैसे इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा इसका एरिया वेक्टर बी के अलोंग अलाइन हो जाएगा. तो जैसे ही आपको पूछ रहे हैं कि भाई किस तरफ रोटेट करेगा, टॉर्क इसको कैसे घुमाएगा, तो टॉर्क बिल्कुल वैसे ही घुमाएगा जैसा कि ए बी के अलोंग अलाइन होना चाहे, है ना. जिस तरफ घूमकर ए बी की तरफ आ रहा होगा उसी तरफ टॉर्क लगना है, उसी तरफ घुमाना है. सो इट विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड्स द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्टीमेटली स्टेबिलिटी की तरफ जाने की टेंडेंसी है, उस तरफ आप उसका रोटेशन कराओ. राइट, तो टॉर्क क्यों लगा वो मैंने समझा दिया, टॉर्क कितना लगा वो बता दिया, टॉर्क का डायरेक्शन वगैरह कैसे आ रहा है तो वो आप देख ही पा रहे हैं. ए क्रॉस बी, एन आई ए क्रॉस बी, तो जैसे ही राइट हैंड थंब रूल लगाओगे ए क्रॉस बी, तो ये टॉर्क भी आ रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमने की टेंडेंसी आ रही है ना, ए क्रॉस बी, तो डायरेक्शन आ जाएगा. मैग्नीट्यूड वगैरह बता दिए, कंपैरिजन बता दिए इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ में, वो मैटर क्लोज कर दिया. राइट, टॉर्क का पूरा एनालिसिस देख लिया कि कब किस हालत में कितना टॉर्क लगाना है. पोटेंशियल एनर्जी का सिचुएशन देख लिया कि स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह का क्या मैटर है, वो आ गया. तो ये अपने कुछ बेसिक्स अपन ने सेटअप कर दिए, अपने टॉर्क वाली स्टोरी के कुछ बेसिक सेटअप कर दिए. तो पहले इसके कुछ इनिशियल एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना. जो अभी तक सीखा है ना उसको अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स देखते हैं, और फिर अपनी थ्योरी के ही कुछ पॉइंट्स में और आगे बढ़ते हैं. यहां तक तो आई होप बात समझ में आ रही होगी. आप देखो एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं, पढ़ो इसको, चलो. It says a circular loop of area 1 centimeter square carrying a current of 10 ampere is placed in a magnetic field of 0.1 Tesla perpendicular to the plane of the loop. अभी ना बहुत स्मार्टली चीजों को मैनेज करना है, मन में फोटो बनाते जाना है. दैट सर्कुलर लूप है, करंट कितना चल रहा है बता दिया, फील्ड कितनी बता दिया, बट ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप. कई बार क्या होता है अपन सीधा 90 डिग्री सोच बैठते हैं. मैं वही आपको बता रहा था कि आप एक सर्कुलर लूप बनाओगे, बट मैग्नेटिक फील्ड जो होना चाहिए ना वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के परपेंडिकुलर रखना है. तो ये सर्कुलर लूप बना लो, देखो ऐसे, ठीक है. और इसका जो एरिया वेक्टर है ये आपकी तरफ नहीं है, ये ऐसे ही रखा हुआ है. अब इसका जो एरिया वेक्टर आएगा ना दैट एरिया वेक्टर इज गोइंग टू बी इन दिस वे, लूप के परपेंडिकुलर आएगा. तो ये आपका एरिया वेक्टर आ गया, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई. सो गाइज ए और बी के बीच में एंगल तो 0 डिग्री हो गया ना. द लूप इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ये तो बता रहा था मैं आपको यहां पे. द लूप इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो ये लूप अगर फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तो ए और बी के बीच में 0 डिग्री एंगल है. दैट मींस द टॉर्क इन दिस केस इज 0. कोई डेटा वगैरह नहीं चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, द टॉर्क इज 0. ठीक है, तो एक तो इस चीज से अवेयर रहना है, फंसा लेगा क्वेश्चन अदरवाइज. नेक्स्ट देखो, अब ये बोल रहा है द सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स एंड रेडियस r कैरीज अ करंट I. इट इज हेल्ड इन द xz plane in the magnetic field bi cap.
एक्स जेड प्लेन में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बी आई कैप है, देन द टॉर्क ऑन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज राइट। तो अब देखो गाइज, सर्कुलर कॉइल अपने को n टर्न्स का कंसिडर करना है। तो मान लो ये मैं सर्कुलर कॉइल कंसिडर कर रहा हूं n टर्न्स का, ठीक है। ये जो कॉइल आपका पड़ा है ये एक्स जेड प्लेन में है। तो पहले तो ना इसका एरिया वेक्टर तैयार करते हैं भाई। तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा देखना, एरिया वेक्टर आता है आपके प्लेन के परपेंडिकुलर, करेक्ट है ना। जिस लूप की अपन बात कर रहे हैं, जिस सरफेस की अपन बात कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर आता है। अब ये आपका रहा एक्स जेड प्लेन। अब एक्स जेड प्लेन का परपेंडिकुलर कौन, जे कैप, वाई डायरेक्शन ऑफ कोर्स है ना। एक्स जेड प्लेन अगर है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो वाई होएगा, जे कैप होएगा। तो एरिया तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस दे रखा है क्या, रेडियस आर, हाँ पाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन अपन देखें तो एक्स जेड प्लेन में तो ये खुद है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, तो वाई होगा, तो जे कैप लिख दिया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो क्वेश्चन ने बता रखी है, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन ने बता रखी है बी नॉट आई कैप, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी नॉट आई कैप। नाउ गाइस, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल देख लो। मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है, एरिया वेक्टर जे कैप में है, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री, एक एक्स में है एक वाई में है ना, 90 डिग्री एंगल है। तो सीधा अपन टॉर्क का अब फॉर्मूला चिपका सकते हैं, इट्स एन आई ए बी साइन थीटा, है ना। या तो एम बी साइन थीटा लिखो, फिर एम को भी तो एन आई ए ही लिखोगे ना, तो एन आई ए बी साइन थीटा। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो आपके एन हो गए, करंट की जगह ये आई बता रखा है, ए की जगह पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड की जगह बी, और थीटा, थीटा किन के बीच में, ए और बी के बीच में। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल दिख रहा है साहब, एक एक्स में एक वाई में, है ना। तो उसके हिसाब से आपका ये टॉर्क का वैल्यू आ गया, दिस एन आई बी पाई आर स्क्वायर, एन आई बी पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज एन आई बी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व इजीली। तो जस्ट सिंपल एप्लीकेशन, एन आई ए बी साइन थीटा का सिंपल एप्लीकेशन अपन ने देख लिया, तो ये एक ऑब्जर्वेशन आ गई। फिर नेक्स्ट सिचुएशन देखो, नेक्स्ट केस देखो। अभी बोल रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ फिक्स्ड लेंथ करंट कैरिंग वायर। तो एक फिक्स्ड लेंथ का करंट कैरिंग वायर है, मान लो एल लेंथ का तार अपन ने लिया, है ना, ये एल लेंथ का तार अपन ने लिया, और इस एल लेंथ के तार से अपन ने अलग अलग शेप के लूप्स प्रिपेयर कर लिए। वायर यही है, एक बार इस तार से ट्रायंगुलर शेप का लूप बनाया, एक बार स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, सर्कल बना दिया, और सब में सेम करंट चलाया। देन प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। तो ये चारों एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हैं, है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़े। तो इनका जो एरिया वेक्टर है, लॉन्जिट्यूडनल मतलब मान लो ऐसे ऐसा राइट वर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे इलाके में ऐसा मैंने मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, ठीक है। और इन सब का एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, तो सबका एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड्स आ जाएगा। कर्ल रूल के हिसाब से देखना, एरिया वेक्टर सबका आउटवर्ड्स आ जाएगा, इसका इनवर्ड आ जाएगा, चलो इसका आउटवर्ड आ गया। बट द पॉइंट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड चारों के लिए 90 डिग्री है, ठीक है ना। मैंने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में 4 लूप्स रखे, एक ही तार से 4 अलग अलग शेप के लूप बनाए थे, उनको एक ही तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, है ना, सिंगल टर्न है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम करंट है, और फिर टॉर्क की बातें हो रही हैं। कह रहा है देन विच लूप विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क। अब यार मेरे पास फॉर्मूला है, टॉर्क इज एन आई ए बी साइन थीटा। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने मिल रहा है, ऑल्दो मैं बता चुका हूं पहले भी, बट इसके थ्रू एक बार रिवाइव हो जाएगा अपना। तो टॉर्क में अपन अगर एन आई ए बी साइन थीटा देखे ना, तो इन चारों में नंबर ऑफ टर्न्स का तो अंतर नहीं है यार। मतलब टॉर्क किसी एक में क्यों ज्यादा होगा, किसी एक में क्यों कम होगा, पहले तो भाई उसका रीजन पकड़े कि फर्क क्या है इन चारों फोटो में। तो नंबर ऑफ टर्न्स का तो फर्क नहीं है। करंट का देखो तो करंट भी सेम चल रहा है यार। एरिया अभी अलग अलग है साहब, मैग्नेटिक फील्ड सेम लगाया है, और थीटा भी मैंने आपको बोला चारों के लिए सेम है ना। इसका एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड्स है, ए और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल है इन ऑल द 4 डायग्राम्स। तो टॉर्क जो है वो बचा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। टॉर्क आपका एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बचा, कि चारों में से जिसका मैक्सिमम एरिया होगा वो मैक्सिमम टॉर्क झेलेगा। अब उसका एनालिसिस क्या है, उसके बारे में क्या ध्यान रखना है। सो गाइस, अल्टीमेटली पॉइंट यहां पर यह निकल के आता है कि अगर मुझे एक एल लेंथ का वायर मिले,
उस एल लेंथ के वायर से मैं एक ट्राइंगल बना लूं, फिर मैं स्क्वायर प्रिपेयर कर लूं, फिर एक रेक्टेंगल प्रिपेयर कर लूं, एक सर्कल प्रिपेयर कर लूं. सो आउट ऑफ दीज कॉमन शेप्स द मैक्सिमम एरिया इज ऑफ अ सर्कल. ध्यान आया? ये सेम बात मैंने पहले आपसे डिस्कस की थी, किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी अपनी. बट मैक्सिमम ये पेरीमीटर वही है चारों का. उसी एल लेंथ से आपने ये बनाया है, उसी एल लेंथ से ये बनाया, तो सर्कमफ्रेंस तो चारों का वही है. बट एरिया अगर प्रूव करने जाओगे ना, आप ट्राई करना प्रूव करने की, आप इजीली प्रूव कर पाओगे कि सर्कल का एरिया जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा. सो इन दीज कॉमन शेप्स द मैक्सिमम एरिया is of a circular loop. ठीक है, ये तब जब पेरीमीटर सेम हो, जब सरकमफ्रेंस बराबर हो चारों का, है ना. अदरवाइज तो फिर क्या है, ऐसे थोड़ी कंपेयर करोगे कि सर आप ये सर्कल ऐसा बना लो, ट्राइंगल आप ऐसा ले लो, खत्म कहानी, है ना. ये ऐसे कंपैरिजन नहीं करना है. कंपैरिजन कैसे कि चारों का पेरीमीटर बराबर है, मतलब सरकमफ्रेंस बराबर है, और ऐसे केसेस में फिर मैक्सिमम एरिया वाला जो होगा वो सर्कुलर होगा. तो इसमें सर्कुलर का एरिया मैक्सिमम है, तो टॉर्क भी उसी को मैक्सिमम झेलनी भाई. तो फोर्थ वाला जो है दैट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द मैक्सिमम टॉर्क. समझे ना? ये अपने लिए एक लर्निंग पॉइंट है जो अपन आगे ध्यान रखेंगे कि ऐसे अलग अलग शेप के लूप बनाओगे तो मैक्सिमम एरिया जो मिलेगा वो सर्किल को मिलेगा. ठीक है, तो ये एक और पॉइंट, एक और एस्पेक्ट अपना कवर अप हुआ. एक बार यहां तक शांति से आप देख लो, सोच लो, समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है ना. कहीं पर भी दिक्कत है तो एक बार रिवाइंड करके, एक बार रिव्यू करके, पॉज करके समझ लो कुछ बाउंसर तो नहीं गया. तो आपको टॉर्क की कहानी सुनाते सुनाते यहां तक पहुंच गए, है ना. टॉर्क का पूरा सीन अपन ने यहां तक देख लिया, ये एक एग्जांपल नोटिस कर लिया. एक और सिचुएशन देख लो, चलो पढ़ो क्वेश्चन. क्या कह रहा है? इट सेज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड इफेक्टिव डायमीटर 20 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर. It is to be turned in a magnetic field of 2 Tesla from a position in which इसको टर्न करने की बातें हो रही है साहब. ये सर्कुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, करंट बता दिया, बी बता दिया. इट इज टू बी टर्न्ड, इसको घुमाना है एक मैग्नेटिक फील्ड में, फ्रॉम अ पोजिशन, कहां से? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, देन वर्क रिक्वायर्ड. थोड़ा लैंग्वेज को ढंग से समझने की ट्राई करना. ये कह रहा है कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल को अपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, और उस मैग्नेटिक फील्ड में उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ रोटेट करना है, घुमाना है, और उस प्रक्रिया में वर्क कितना हुआ है वो निकालना है. अब इस वर्क की कहानी बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, है ना. ये वर्क डन इस इलेक्ट्रिक डायपोल की थ्योरी से अपन पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि थीटा 1 एंगल से घुमा के थीटा 2 एंगल तक ले जाना है, तो वर्क डन डेल्टा यू के बराबर आया था. अभी बात हुई थी अपनी, है ना. तो सेम वर्क डन का जो रिजल्ट है आपका W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा यू, सेम रिजल्ट यहां पे अपन अप्लाई कर लेंगे. तो ये बोल रहा है कि यार इनिशियली नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मतलब क्या? एरिया वेक्टर. नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, कॉइल का जो प्लेन है ना उसका नॉर्मल, तो एरिया वेक्टर है ना. तो एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ पहले एंगल 0 था, और उसको बदलकर एंगल 180 करना है. ठीक है, कॉइल का मतलब नॉर्मल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मतलब एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ पहले एंगल 0 था, और उसको बदल के 180 करना है. तो ऐसे केस में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो मैंने अभी आपको बताया था W एक्सटर्नल जो ऐसे केसेस में होता है ना, दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदलने में, ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी आपको बढ़ानी है ना गाइस. 0 डिग्री एंगल पोजीशन पे देखो, ये 0 डिग्री वाली पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और 180 वाली पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. तो उसकी एनर्जी बढ़ानी है तो अपने आप तो बढ़नी जाएगी, है ना. उसकी एनर्जी बढ़ानी तो ऑफ कोर्स एक्सटर्नल वर्क करके ही बढ़ाओगे. तो जितना उसका एनर्जी बढ़ाना पड़ रहा है उतना आप एक्सटर्नल वर्क कर दो, उतना काम आप कर दो, तो बढ़ जाएगी एनर्जी साहब. तो W एक्सटर्नल इज डेल्टा यू. अब इस डेल्टा यू को लिख रहा हूं U फाइनल माइनस U इनिशियल. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? फॉर्मूला अपने पास है माइनस MB कॉस थीटा, है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस MB कॉस थीटा 2 या थीटा फाइनल, व्हाटएवर.
ठीक है, तो फाइनली एंगल θ2 मान लो, शुरुआत वाला एंगल θ1 ले लो। थीटा किसके बीच में है? थीटा किसके बीच में? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ना। तो माइनस एम बी कॉस θ2, तो बच्चों ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। माइनस इनिशियल कितना था? इनिशियल था माइनस एम बी कॉस θ1, सही जा रहा है? ठीक है, अब उसके हिसाब से देखें तो एम बी तो कॉमन आ गया भाई, एम बी कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में वो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस रह गया, तो ये बचा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये भी ठीक है। अब डेटा रख दो इसमें, है ना। अब क्या है, डेटा ही तो रखना है। तो W एक्सटर्नल कितना होगा? तो ये एम बी, पहले एंगल कितना था? पहले एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पहले 0 डिग्री एंगल था और बाद में 180 है। तो ये θ1 जो है वो तो 0 डिग्री था और θ2 180 था, तो ये cos 180। नाउ दिस cos 0, ये तो 1 हो गया, और cos 180 -1 हुआ तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो रहा है, तो ये 2 MB आ गया, है ना। अब ये 2 MB में आप रखो डेटा, अब ये फाइनल वैल्यू रखते हैं ना, तो 2 MB में 2 तो ठीक है, M हो जाएगा आपका NIA। M जो है दैट इज NIA, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट इज NIA। तो NM की जगह NIA, N हो गया 100, नंबर ऑफ टर्न 100, देन I कितना है 0.5, देन एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। तो इफेक्टिव डायमीटर 20 है, तो रेडियस 10 हो गया इसका, तो ये पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 10 मतलब 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये एरिया हो गया। तो 2, फिर M की जगह आ गया NIA, और B कितना है? B है 2 टेस्ला। अब पूरा समेट देते हैं इसको, तो इसको ओवरऑल देखें तो ये 2 × 0.5, ये तो 1 हो गया, ठीक है। फिर ये 0.1 का स्क्वायर 0.01, ये 100 से निपट गया, तो 2 × 0.5 1, फिर ये 100 और 0.1 का स्क्वायर खत्म, तो 2 पाई बचा केवल, है ना। वो 2 बच गया और ये पाई बच गया, तो 2 पाई जूल आपका ये वर्क डन का वैल्यू आ रहा है। फिनिश, आया समझ में ये? ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको मेनली बोला कि 0 डिग्री पोजीशन पे पहले था, तो 0 डिग्री वाली पोजीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, फिर 180 डिग्री वाली पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने वाली है, तो उसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली हालत में बढ़ाना था। तो एनर्जी बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तो W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U, ये अपना डायपोल थियोरी पुरानी वाली जो है वहीं से कैरी हो गया, बताया था मैंने आपको। फिर U फाइनल माइनस U इनिशियल किया, वैल्यूज पट की, और वहां से आपका वर्क डन जो आ रहा है वो 2 पाई जूल आ रहा है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन अपने फिनिश कर लिया, अच्छे से एनालाइज कर लो, समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। तो ये एक एनालिसिस अपना और हुआ। अब इसमें फर्दर एग्जाम्पल्स और जो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के एग्जाम्पल्स से शुरुआत करेंगे पहले तो एक तो इसके एग्जाम्पल्स और करने हैं, थोड़े से इसके और वेरिएशंस बताऊंगा कि और किस किस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर, वो फिनिश करेंगे। सेकेंडली एक मैटर आएगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये एक और बड़ा अच्छा सा सिचुएशन है, बोर्ड्स में भी काम आता है और नीट में भी काम आ सकता है डेफिनेटली। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बड़े ऐसे बढ़िया से शब्द आते हैं, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, है ना, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, बोर्ड्स मैग्नेटन आ गया, ऐसे बड़े बढ़िया से शब्द आएंगे। तो इन चीज़ों के बारे में नेक्स्ट टाइम एनालिसिस करेंगे। तब तक यहाँ तक का सेक्शन एक बारी पूरा फिनिश कर लो गाइज। जैसे मैंने कहा वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, धीरे धीरे एंड की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैक्सिमम 2 लेक्चर्स अपने को और लगेंगे और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो एक बार पूरा ढंग से यहाँ तक का थियोरी आप रिव्यू कर लेंगे, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 11 तक के सारे फॉर्मूलाज, सब रिजल्ट्स, डायरेक्शन, है ना, किस किस तरह के फिगर्स आए हैं, कैसे कैसे ग्राफ्स बनाए हैं, उन सब का एक बार पूरा एनालिसिस कर लो और मेक श्योर कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलें तब तक यहां तक का सारा वर्क, सारे एग्जाम्पल्स, अपनी प्रैक्टिस शीट्स सब निपटा के रखें, ठीक है। तो कंफर्टेबली अपनी पढ़ाई में आगे चलते रहो, लैग नहीं करना है, बैकलॉग नहीं इकट्ठा करना है, साथ साथ में सारी वर्किंग फिनिश करते रहेंगे, राइट। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू गाइस, थैंक यू।